अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा डिजिटल की पोस्ट बजट नशरियात के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। वफाकी बजट पेश हो चुका है। पंजाब का बजट भी आज वज़ीर ख़ज़ाना मुस्तफ़ा शुजा रहमान ने पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। वफाकी बजट के बारे में अगर देखें तो एक जुमले में ही सारा केस निमट जाता है कि गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। वो इसलिए कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के पास FBR जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो 12,970 अरब और नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा 4,845 अरब। तो टोटल वसाइल जो होंगे पाकिस्तान की हुकूमत के पास वो है 17,815 अरब और उसमें से सूबों का जो हिस्सा है डिविजिबल पूल का काबिल तकसीम महासर का जो शेयर है वो है 7,438 अरब रुपये। तो वफाकी हुकूमत के पास बचता है 10,377 अरब रुपये के वसाइल। अब इस 10,377 में से 9,775 अरब रुपए वफाकी हुकूमत ने अपने कर्ज़ों पर सूद दे देना है, तो 602 अरब रुपए बचते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या। 602 अरब से आपसे करना क्या है? 602 अरब से आपने करना है डिफेंस का 2,122 अरब, पेंशन का 1,014 अरब, उसमें से मिलिट्री पेंशन 662 अरब और सिविल मुलाजमिन की पेंशन 220 अरब। उसके बाद सिविल हुकूमत चलानी है वफाक की 839 अरब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम तरक्याती प्रोग्राम 1400 अरब और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 592 अरब। इस तरह से सब्सिडीज़ भी जानी है कोई 1100 अरब रुपए की। अब ये सारा खर्चा आपने कहाँ से लाना है पैसा? यानी आपके पास 602 अरब है और ये मैंने आपको लंबी लाइन गिनवाई है। जो सब्सिडीज़ हैं उसमें से एक अहम खुशखबरी है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के लिए मैं खबर दे रहा हूँ कि उनके पास उन्होंने जो एहतजाज किया था कि हमें सस्ती बिजली दो, पाकिस्तान पूरे से सस्ती, तो पिछले साल हुकूमत पाकिस्तान ने उनको 55 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अब इसको बढ़ा के अगले साल 108 अरब रुपए दुगना कर दी गई है। उनका जो शोर था वो रंग लाया है और उनको सस्ती बिजली अगले साल भी मिलती रहेगी। इस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ को जो पिछले साल 55 अरब मिले थे उनको अब 65 अरब 10 अरब का इजाफा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। अब मैं थोड़ा सा टैक्सों की तरफ आऊँ तो तनख्वाहदार तबके को 5 स्लैब्स में लाया गया है, उन पर टैक्स लगाए गए हैं। पहले तो 6 लाख की छूट को बरकरार रखा गया, लेकिन बाकी को जो है वो ये मैं नहीं कह रहा, ये अमजद ज़ुबैर टवाना पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन कह रहे हैं कि 100 अरब रुपए हम ये जो नए टैक्स मेजर्स हैं इनकम सैलरी इनकम से वो लेंगे। 150 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे उनसे जो नॉन सैलरी इनकम है जिनकी ये जो नए मेजर्स उससे लिए जा रहे हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि ये जो टैक्स रेवेन्यू है 12,970 अरब का, उसमें से 3,800 अरब रुपए के इजाफी वसाइल हैं, तकरीबन 40% ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात लगती है। इसमें से अमजद ज़ुबैर टवाना कहते हैं कि 2,000 अरब तो ये जो 3.6% GDP टारगेट रखा है हमने ग्रोथ का उससे आ जाएंगे और बाकी 1,800 अरब रुपए हम नए जो इकदाम कर रहे हैं, जो टैक्स चोरी रोक रहे हैं, जो नए लोगों को टैक्स नेट में ला रहे हैं और डिजिटलाइजेशन ऑफ दी जो होगी FBR की उसमें हम ले आएंगे। तो ये सारे हैं। अब बाज़ लोगों को ये पता नहीं है, असल में अपनी अपनी TV चैनलों पे भी अफसोस की बात है कि कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है। इस सारे मसले को हल करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा अशरफ, आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक मेंबर हैं डायरेक्ट टैक्सेस, और उनके साथ हैं मोहम्मद अली मियाँ, लाहौर ईवान सनअत व तिजारत के साबिक सदर हैं, और साथ हैं मियाँ अबू शाद, आप LCCI ही के साबिक नायब सदर हैं। मुस्तफ़ा भाई ये बताएं कि टैक्स में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट लगी है और लोगों को गाइड करना है हमने कि उनके ऊपर क्या हुआ है? बहुत सालों से हम सुन रहे थे कि जो इकॉनमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो अपनी जो उनका इकॉनमी में शेयर है उसके हिसाब से टैक्स नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक। जो नाम सामने या चीज़ें सामने आ रही थी वो थी आपकी रिटेल सेक्टर, आपके रियल एस्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। जी हाँ। अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो तो है सूबों के पास, उसमें उन्होंने अगर कुछ करना है तो करना है, और आज जो पंजाब का बजट आया है उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब ने कुछ नहीं किया। तो वफाकी हुकूमत ने 2 शोबों में काफ़ी कुछ किया है। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा आपको उसकी तफसील बताता हूँ। जी प्लीज़। जो तो है ना रियल एस्टेट, हाँ, वो तो ऐसी उसमें तब्दीलियाँ लाए हैं कि अब नॉन फाइलर के लिए प्रॉपर्टी ख़रीदना और उसको रखना, बेचने के लिए रखना या कैपिटल गेन के लिए रखना तकरीबन नामुमकिन। अच्छा, वो कैसे जी? वो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। पहले ये था कि आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आप पे 2 रेट थे, एक था फाइलर का और एक था 3% और नॉन फाइलर का था 10.5%। ये तो था परचेज पे।
और सेल पे था फाइलर का 3% और नॉन फाइलर का 6%। लेकिन इसको लोगों ने कुछ इस तरह मिसयूज़ किया कि 2 दिन पहले रिटर्न फाइल कर ली, नॉन फाइलर ने 1000 रुपया का सरचार्ज जमा करा दिया, फाइलर आ गए लिस्ट में, बन गए, और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करा ली या गाड़ी ले ली और वो 3% टैक्स दे के निकल गए। ठीक है, जो उसके लिए रियायत है फाइलर के लिए। इसका अब FBR ने हल किया है। उन्होंने इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अच्छा, मसलन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ना सिर्फ उन्होंने 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है बल्कि उनकी कैटेगरी फर्दर 3 कर दी है। अच्छा, मसलन आपको बताता हूँ कि 50 मिलियन तक की प्रॉपर्टी पे परचेज पे 3% है फाइलर के लिए। जो बंदा लेट फाइलर है वो बंदा जो 3% 4%, हाँ 3.5-4, और जो नया फाइलर बना है उस पे है 6, 7, 8, और जो बिल्कुल नॉन फाइलर है उस पे है 12, 16, 20। और इसी तरह जो सेल ऑफ प्रॉपर्टी है उसका शेड्यूल कुछ इस तरह है, लेकिन वो जो नॉन फाइलर है उसमें उसका रेट 10% है। ये तो हो गई ना रियल स्टेट की बात। दूसरा आपका हो गया जो रिटेल सेक्टर। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ताजर कहते हैं टैक्स नहीं देते। रिटेल सेक्टर को उन्होंने कुछ इस तरह किया है कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए कानून है कि उन्होंने 2.5% की विद होल्डिंग करनी है, विद टैक्स काट लेना है जिसको बेचेंगे। लेना। इसमें पहले भी ये कानून था लेकिन 1% टैक्स था, लेकिन उसमें एग्जम्पशंस बहुत थी। अच्छा, वो एग्जम्पशंस भी खत्म कर दी। एग्जम्पशन क्या थी पहले? वो थी कि कई सेक्टर जो थे वो इसमें शामिल नहीं थे। मसलन, बल्कि ऐसा मैं इसको कहूँगा कि एक लिस्ट थी 8-10 सेक्टर की, सिर्फ उन पे ये एप्लीकेबल था, बाकी सारे जहान के लिए नहीं था। अच्छा, जिसमें मतलब फार्मास्यूटिकल था, ग्लास था, इस तरह के कुछ सेक्टर थे जिस पे था, बाकियों पे नहीं था। वो उन्होंने चीज़ ख़त्म कर दी, अब सब पे 2.5% है। एक बात। दूसरा ये कि जो ताजर अपने आप को रजिस्टर नहीं कराएगा, हाँ, उसको 6 महीने की कैद भी हो सकती है। हाँ, अब ये नया कानून है। ठीक है, रजिस्टर्ड यानी रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स में होना है। नहीं, जो FBR में अपने आप को रजिस्टर जो ताजर दो स्कीम में उसमें अगर कोई रजिस्टर नहीं कराएगा अपने आप को 6 महीने की कैद भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। हो सकती है। इसके अलावा अगर वो नहीं करा रहा तो उसकी शॉप इनिशियली 7 दिन के लिए सील हो सकती है, 21 दिन के लिए, फिर उसके बाद 21 दिन के लिए। वाह वाह। लो जी मियाँ साहब, काम हो गया, गिरफ्तारियों के लिए तैयार हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी जुल्फ़िकार साहब, पहली बात तो ये है इस बजट के बारे में ना, जो बजट पेश करने वाले पाकिस्तान का आला तरीन फोरम नेशनल असम्बली, मैं तो उस पर ज़रा बात कर लूँ पहले ज़रा, ताकि फिर बजट पर जो असरात आ रहे हैं उस चीज़ के वो बड़े क्लियर हो जाएंगे। ये कई सालों से मुझे कम अज़ कम बिजनेसमैन बड़ा अजीब लग रहा है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट फोरम जो कि कानून साजी के लिए अरबों रुपए खर्च करके इलेक्शन के ज़रिए असम्बली में पहुंचते हैं, कानून साजी करने के लिए, बजट साजी करने के लिए, इकॉनमी को ठीक करने के लिए, उनका रवैया क्या है पिछले चंद सालों में? आप वो बात करें जो पीपल्स पार्टी ने कल दिखाया बजट से पहले? जी, पीपल्स पार्टी ने कुछ दिखाया ही नहीं, ये भी उनकी मेहरबानी है। लेकिन ये जो अपोजिशन जो भी होती है, अपोजिशन जो भी है पिछले सालों से, बजट पेश करने के टाइम पे जो रवैया, जो शोर शराबा, जो बजट की कापियाँ फाड़ के एहतजाज करना, मेक इट सेंस, क्या मतलब है इस चीज़ का? मुझे बड़ी इसमें निदामत है। हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, कोई भी वहाँ पे ना, मैं किसी पार्टी की बात, लेकिन अपोजिशन का वहाँ काम क्या है? उसका काम है कि करती है। अब ये बजट की बात करता हूँ। बजट के ऊपर देखें, आपने तो 2 लफ्ज़ों में ख़त्म कर दिया, गंजी नहाएगी क्या, पहनेगी क्या, उसमें दूसरी कोई बात ही नहीं है ना। और हमें उम्मीद तो थी कि शायद कुछ रिलीफ इंडस्ट्री के लिए ख़ास तौर पे गवर्नमेंट जो अनाउंस भी कर चुकी है, अभी भी कर रही है, लेकिन बजट के बाद तो बताएंगे, अभी कह रहे हैं तो हो सकती है। लेकिन देखें, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी का जो स्टांस है, चैम्बर्स का जो स्टांस है, जो अंजुमन ताजरान साहब का स्टांस है कि सबको टैक्स देना चाहिए, नॉन फाइलर का की हमायत कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, वाकई नहीं, कोई नहीं कर रहा। नॉन फाइलर की हमायत पाकिस्तान में कोई, आप किसी से पूछ लें, मसला क्या है? जो अभी तक एक बहुत बड़ा गैप है कि ये जो पहले 200-300 बने, अब वो 35,000 दोस्त की में आए, क्यों नहीं लोग आ रहे? इसकी वजह तो वही है
जो कि कॉन्फिडेंस नहीं है FBR के ऊपर, FBR का रवैया, ये तमाम रिफॉर्म्स, ये सब मैं से क्या मुराद है? मैं ही कर लगूंगा, तमाम जो खौफ FBR का, जो जिसकी इतनी जो टैक्स दे देगा फाइल कर देगा, नॉट एट ऑल, जो टैक्स के अंदर हैं, जो उनका हाल हो रहा है, उसको देख के लोग टैक्स क्या हाल हो रहा है, क्या हाल हो रहा है। आपको जो सिर्फ एक इंस्पेक्टर का ऑडिट का नोटिस आना कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। और ऑडिट किस तरह होता है वो आपको पता है, किस तरह का है। उसके बाद जो एक कॉम्प्लिकेट सिस्टम है पूरा असेसमेंट का, वो बिल्कुल आपके सामने है। हम तो कहते हैं कि सिंपल करें। अच्छा, गवर्नमेंट ने अच्छा किया, ये ताजसनुमा 2 स्कीम जो है, इसमें रजिस्टर कराने का तरीका तो 1 क्लिक पे कर दिया। आफ्टर दैट क्या है, जरा खोल के देखें। आफ्टर दैट अभी तक नहीं पता कि उन पे टैक्स कितना लगना है। 1200 का 1200 की फिगर नहीं है, नहीं ये नहीं, असल बात यही है कि जो हम कहते हैं ना कि खौफ है 1200 रुपए, वो कहते हैं कि वो है ही नहीं। वो कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी जो आप वहाँ बैठे हैं, उसकी इनकम रेंटल वैल्यू, उसका 10% असेस हो गया, उस 10% कितना टैक्स लगेगा, 50% 10%, वो भी नहीं पता। सो खुद गवर्नमेंट जो स्कीम बनाई है खुद क्लियर नहीं की। तो ये जो हरासमेंट का एक है, जुडिशरी पावर्स हैं, डिजिटाइजेशन पे बहुत जोर है, माशाल्लाह बहुत जोर है, होना भी चाहिए। PM से लेके FM भी रख दिया, लेकिन कब होनी है? जब तक टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान राब्ता कम से कम नहीं होगा, मैं समझता हूँ कोई वो डिजिटाइजेशन से ही होना ना सर, तो वो जल्दी करें ना, कोई टाइम लाइन बताएं हमें। मियां अबूजर साहब के पास चलते हैं। मियां साहब, ये ताजरों की बात मैं आपसे इसलिए करना चाह रहा हूँ कि ये पूरे मुल्क के ताजरों का मसला है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होते तो मीर साहब ने तो बड़ी कोशिश की है कि हो जाए, कोई नहीं हो रहा। 35,000 हुए हैं, 32 लाख लोग हैं। तो ये सज़ा और उसके बाद फिर दुकान सील करना, इस तरह की पेनल्टीज़, क्या नतीजा निकलेगा? मैं बिल्कुल आपकी बात को जवाब देने से पहले ये बता दूं, इस वक्त तकरीबन 37 तरह के टैक्स हम लोग दे रहे हैं, 37 ठीक है दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। लेकिन इनकम टैक्स की बात के अलावा मैं टोटल बात कर रहा हूँ, 37 किस्म के टैक्स आप नहीं दे रहे, वो देखे वो तो दे रही है अवाम, सारे हम सब दे रहे हैं। अब अगर देखें हुकूमत इतनी लॉयल होती तो जो लोगों की प्रॉपर्टी दुबई में, लंदन में, अमेरिका में पड़ी है, उन लोगों को इलेक्शन क्यों लड़ने दिया गया जिनकी इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी है? आज हम $1 अरब के लिए हाथ लेके जाते हैं तो आपको कोई देता नहीं है। इंडिया में जो बंदा ड्यूल नेशनल है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पहली बात। आपकी असम्बली में 50% से ज़्यादा ड्यूल नेशनल बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? पहली बात, वो अपना आते हैं, पैसा लगाते हैं, 5 साल एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। नंबर 2, $20 अरब से ज़्यादा की स्मगलिंग के ऊपर कोई नोटिस नहीं गया जो ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है। इस वक्त हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो अफगानिस्तान से सब्जियां आएंगी ना, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, सेल टैक्स। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हाफिज साहब ने, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सख्ती की तो डॉलर आपका 342 से आज 280 रुपए पे रुका हुआ है। उसकी वजह ये थी कि अफ़गान ट्रेड, ईरानी ट्रेड, ईरान की जितनी ट्रेड थी वो डॉलर में होती थी। एक तो ये इस पे पेट्रोल था, कपड़ा था, सिगरेट था, टायर था, खुशक दूध था, प्लास्टिक दाना था। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो आपने दे दिए 22, वो तो वहाँ देती है, आपसे जो गाहक बन के जाता है वो देता है। आप इनकम टैक्स की बात करें, ये वो कहते हैं कि हम गिरफ्तार कर लेंगे 6 महीने। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, मसलन कर लें गिरफ्तार। मेरी बात जरा सुने, अगर एक घर मेरी वालदैन का है, वो 1 करोड़ रुपए में लिया 20 साल पहले, आज वो 20 करोड़ का असेसमेंट उसकी आज वैल्यू गिनेंगे तो उसमें 4 भाइयों का जब बंटवारा होगा, मुझे ये बताएं, जो बात आपने कही है गंजी नहाएगी क्या धोएगी क्या, वो बात ये है कि बंटवारा हो जाएगा, बाकी रह क्या जाएगा? वो नॉन फाइलर हैं सारे, वो 45% उसमें से माइनस जब आप कर देंगे तो मुझे ये बताएं, वालिद साहब ने 1 करोड़ रुपए की जायदाद ली, आज वो 20 करोड़ की हो गई है, तो 20 करोड़ का 45% निकालेंगे तो ये 9 करोड़ रुपया, तो 8 करोड़ रुपया तो सीधा सीधा गवर्नमेंट ले गई। नहीं तो नॉन फाइलर ना फाइल करे ना। नहीं, मैं कर्ज कर रहा हूँ, इसके ऊपर पॉलिसी होनी चाहिए। कोई चैम्बर का नुमाइंदा बजट में शामिल नहीं है, कोई
फेडरेशन का बंदा इस बजट में शामिल नहीं है। यार मियाँ साहब, चैम्बर का नुमाइंदा क्यों नहीं है? चैम्बर का नुमाइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, चैम्बर का नुमाइंदा वज़ीर खारजा पाकिस्तान है। कुर्सी के उस तरफ और माहौल है, नो कुर्सी के उस तरफ और माहौल है, कुर्सी के इस तरफ और माहौल होता है। और ये 2200 अरब रुपया जो IPPs को जाना है, आप मुझे ये बताएं ये सारा रुपया किसके कहने पे टेंडर हुए, क्या हुआ, क्या तमाशा और कहानी है मेरे साहब, इसके ऊपर कभी और दोबारा प्रोग्राम करेंगे। मैं कह रहा हूं कि मुझे आप इस सवाल का जवाब दे दें कि जो बंदा फाइलर नहीं बनता, रजिस्टर्ड नहीं होता, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। कैसे नहीं बनता? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और उस बंदे का अकाउंट बैंकों में है। अगर गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप पेट्रोल बेचते हैं, आपको इनवाइस देता है? कोई इनवाइस लेने के लिए तैयार नहीं पेट्रोल पंप से। तो कौन कसूरवार है? किसने इनवाइस चेक? कसूर गवर्नमेंट का है, FBR का कसूर है। मुस्तफा भाई ये बताइए कि ये जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन पे टैक्स आया, ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है? ये जो 2.5% टैक्स है जिसका मैंने पहले जिक्र किया, वो विद होल्डिंग टैक्स है। अच्छा, वो एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल है, हाँ। यानी जो पहले काटेगा वो आगे एडजस्ट होता जाएगा। ये है कि लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि ये विद होल्डिंग है, आप रजिस्टर हो जाएं, आप रिटर्न फाइल करें। देखिए नॉन फाइलर इनकम टैक्स में, अब देखिए नॉन फाइलर के लिए अब ऑप्शन कोई नहीं, क्योंकि अब जो बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता वो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। हाँ, ये भी है। वो सिर्फ कोई स्टूडेंट जा सकता है, या जिसके पास वो ओवरसीज कार्ड है, या कोई माइनर है, ये बाहर जा सकता है। बाकी लोग 1 जुलाई के बाद नॉन फाइलर बंदा फौरन, यानी पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं सकता, बाहर नहीं करने जा सकता, उम्रा भी नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं करने। नॉन फाइलर तो फिर मारे गए सारे। हज उम्रा जा सकता है, हज उम्रा जा सकता है, यही लिखा हुआ नहीं। देखे ना बात, वो कह रहे पाकिस्तान से बाहर लिखा हुआ है कि हज उम्रा स्टूडेंट जा सकता है। नहीं, स्टूडेंट जा सकता है, माइनर जा सकता है। इसका मतलब कि काम ठीक कर दिया FBR ने, अब तो रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। लोग ये कहते थे कि जो रिटर्न फाइल नहीं करते उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं। हाँ। अब उसके लिए जो तरीकाकार इख्तियार किया गया वो विद होल्डिंग भी की गई है, दुकान सील करना भी किया गया है, पेनल्टी भी की गई है, प्रोसिक्यूशन भी की गई है। तो अब उम्मीद इस बात की है कि जो 32 लाख रिटेलर है पाकिस्तान में, होपफुली मेरा अंदाज़ा है कि आने वाले 1 साल में ही सारे लोग रजिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास ऑप्शन कोई नहीं रहा। मियाँ साहब, ये जो पहले हम बात कर रहे थे पंजाब के बजट की तरफ आते हैं, आज उन्होंने अनाउंस कर दिया कुछ 3700 अरब, यानी 5.4 ट्रिलियन का 5400 अरब के कुछ ऊपर उन्हें बजट अनाउंस किया है। उसमें से 3700 अरब वफाकी हुकूमत से आने, बाकी उनके पास सेल्स टैक्स और सर्विसेज है, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स है, एक्साइज है, कस्टम ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन और कई किस्म के टैक्सेज हैं। पाकिस्तान की चारों सूबाई हुकूमतें मिल के टोटल GDP का 0.7% या 6% कलेक्ट कर रही हैं। 92% पाकिस्तान का टैक्स वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे है, और ट्रांसफ़र जब पैसे होते हैं वफाक से तो वो कोई 52% इस तरफ आ जाते हैं। तो जागीरदार के ऊपर जो टैक्स लगना है वो सूबाई हुकूमत ने लगाना है। पंजाब हुकूमत तो खैर आज निकल गई इससे, वो तो नहीं लगा रहे, लगा हुआ टैक्स है, वसूल नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? यानी इंडस्ट्री तो फिर अकेली देगी टैक्स, जब सारा खजाना फिर इंडस्ट्री ने भरना है ना। जी ज़ुल्फ़िकार साहब, देखें इंडस्ट्री का हिस्सा तो 17% है GDP में, और टैक्स में हिस्सा 60% है। हाँ। एग्रीकल्चर में GDP का हिस्सा 24% है, और टैक्स जो है इंडस्ट्री का भी 18-19% हो गया जी, कम हुआ। वैसे तो पहले 21% भी था, 18 हुआ, 17-18 का नज़दीक है ना। लेकिन एग्रीकल्चर का 24% है ना, और टैक्स कितना है वो तो बताने के काबिल ही नहीं है कितना टैक्स है। और सर्विसेज का भी इसी तरह मैं समझता हूँ। पंजाब बजट में जो आज जो सुना है, पूरा नहीं सुन सका। एक तो वही माहौल था, वहाँ पे कापियाँ फाड़ी जा रही थी, बड़ी शर्मिंदगी की बात है, सेम था जो कि बड़ी शर्मिंदगी हम कंडेम करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इस माहौल को कंडेम करते हैं। प्रपोजल दें अपनी, अपोजिशन प्रपोजल दे, काउंटर प्रपोजल वहाँ लड़े जाकर ना, ये क्या सुने नहीं प्रपोजल क्या देंगे। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। दूसरी पंजाब जो मैंने जब तक मैं थोड़ा स्टडी किया है, पंजाब का बजट उन्होंने बड़ा देखभाल के बनाया है। उसमें ख़ास तौर पे जो गंदम से बाहर निकल गए, बहुत बड़ा निकले नहीं है, परचेज से बाहर ऐलान ही किया है। नहीं परचेज इस साल परचेज नहीं की ना, तो वो परचेज महकमा खुराक का काम ही कोई नहीं था। लेकिन जो 7000 के करीब जो सोलर पे जा रहे हैं, ट्यूबवेल जा रहे हैं, 100 जो का वादा था उसमें इलेक्शन में
100 यूनिट तक जो है। अच्छा, ये सब सोलर से मुझे याद आ गया, फाकी हुकूमत की तरफ वापस चलते हैं। अच्छा, कि उन्होंने कोई तारीफ कर दे, पंजाब बजट बड़ा बैलेंस्ड आया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतर आया एज कम्पेयर टू वफाकी। बीबी मरियम से कोई अच्छा एज कम्पेयर टू वफाकी। लेकिन बात ये पता है, मेरी बात सुने, देखें सूबों के ज़िम्मे, मेरी बात सुने, सूबों के ज़िम्मे 3 चीज़ें हैं। एक है एग्रीकल्चर कि उस पर उसने टैक्स लगाना, एक प्रॉपर्टी। देखिए जब 48 लाख ज़रूरी आमदनी पे 3 लाख टैक्स होगा तो कोई लाख जी जी ये तो 48 पे लाख इनकम पे अगर 3 लाख टैक्स होगा और पे 48 बिजनेसमैन हो तो, और बिजनेसमैन हो तो उसको 10-12 लाख टैक्स होगा। अच्छा, तो क्यों लोग जो है वो इस तरफ आएंगे, अपनी क्यों ज़रिए आमदनी नहीं बताएंगे? नहीं, वो मुस्तफा भाई वो ये करते हैं कि वो आप कोई FBR पूछता ना कि तुमने ये चीज़ कहाँ से ली, तो कहता है एग्रीकल्चर इनकम से। जी जी ऐसे ही टैक्स। लेकिन उसके लिए उसकी होल्डिंग भी होनी ज़रूरी है कि वो इतनी ज़मीन का मालिक हो। होगा किसी को डाल देगा। अच्छा, 3 बातें मैंने कहा। एक है सूबों की जिम्मेदारी ज़रूरी टैक्स, दूसरी जिम्मेदारी है सेल्स टैक्स और सर्विसेज। यस, ये बड़ी बहुत बड़ा एक गैप है इस कलेक्शन में, ये सूबे को करने की ज़रूरत है। और तीसरा जो सूबे का काम है वो है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स। आपका जो टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जिसको कहते हैं, उसमें बहुत लूप होल है। आप अंदाज़ा करें कि जो बम्बे एक शहर है उसका प्रॉपर्टी टैक्स आपके पूरे मुल्क से ज़्यादा है। ये इस्लामाबाद में जो प्रॉपर्टी, कराची में, लाहौर में, इसकी प्रॉपर्टी टैक्स को सही किसने करना है? DC रेट जो है ये सही किसने करने हैं? ये तो हर एक को पता है कि मार्केट रेट और DC रेट में कितना फ़र्क है। अभी बहुत कम फर्क रह गया, अभी तो बहुत कम फर्क रह गया। पहले था, अभी बहुत कम है, बल्कि कई इलाकों में ज़्यादा भी है। और माजत के साथ अभी तो प्रॉपर्टी टैक्स जो पंजाब में खास तौर पे है सारा डिजिटाइज है। आप अच्छा, ये सब सोलर पे लोग बड़ा इंटरेस्टेड है। मुस्तफा, सोलर पे जो टैक्स लगा है वो क्या टैक्स लगा है या नहीं? सोलर पे कोई टैक्स नहीं लगा, बल्कि सोलर को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो जो सोलर को पैनल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उसका जो करना चाहते हैं, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो उसमें टैक्स की छूट है। उसका नतीजा ये निकलेगा या निकलना चाहिए कि सोलर एज सच बाहर से इंपोर्ट ना हो, बल्कि पाकिस्तान में उसका रॉ मटेरियल आए, यहाँ पे सोलर की फैक्ट्री लगे उस PV की, और यहाँ से बने और लोग यूज जो तैयार सोलर आएगा उस पर तो लग गया ना? नहीं, उस पर कुछ नहीं लगा। सेल टैक्स लग गया इसमें। देखें 2 चीज़ें बड़ी अच्छी हुई हैं इस बजट में वफाकी में ना। एक यही कि सोलर पे जो बड़ी खबर थी, जो सोलर पे टैक्स लग रहा है, ग्रॉस मीटरिंग कर रहे हैं, नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हुआ। दूसरा था कि शायद सेल टैक्स 18-19% कर रहे हैं, वो दो चीज़ें हैं तो नहीं हो सकी। जो चीज़ें असल में जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, जिसमें कि मैं भी बड़ा अपना तफसाद रखता हूँ कि आपने 3.6% ग्रोथ कहा होगी जी, उस पर सारा माल खरीद की। अब आप देखें एक्सपोर्ट जो है दुनिया से मुकाबला करना था अपने, और जो एक्सपोर्ट करने वाली इंडस्ट्री है उसको हमारे हमसायों से कितनी महंगी बिजली मिल रही है। हाँ, अच्छा, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से याद आ गया, मियाँ साहब, अबूजर साहब 1% उन्होंने एक्सपोर्टर पे टैक्स जो देते थे उनको नॉर्मल रजीम में ले आए। वो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? वो इसलिए उन्होंने लगाया है कि कई लोग जैली एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको रोकने के लिए कि वाया दुबई एक्सपोर्ट कर दिया, दुबई में अपना ऑफिस बना लिया, तो माल इधर से खाली कंटेनर जो आ रहे हैं वो मिल मिला के सारा काम हो रहा था। असल बात ये है कि सॉरी चंद एक अगर कोई कारी भेड़े हैं उसके लिए सिस्टम पूरा ख़राब नहीं करना चाहिए। इस बिजली के रेट के ऊपर, इस मार्केट पर रेट के ऊपर हमारे कंपटीटर के हाथ बांध के और कहा गया जी आप चाइना से अपना मुकाबला करें, आप इंडिया से मुकाबला करें, आप बांग्लादेश से मुकाबला करें, ये हो नहीं सकता ना। आपने हाथ बांध दिए। अगर एक्सपोर्टर की हम बात करें जी, देखिए पूरे मुल्क में वो जो भी आमदनी करते हैं पाकिस्तान में खर्च होती है, कंज्यूम यही पे होती है ना। अब जब वो ले आते हैं तो मेरे ऊपर तो 35% तक सैलरी पे लगे, और आप पे ऊपर भी 35% तक 45% तक टैक्स लगे नॉन फाइनल पे, और वो 1% दे और वो फाइनल सबर हो, तो ये तो बड़ी अनफेयर बात थी। अच्छा, एक बात अभी तक आपने मीडिया पे नहीं सुनी होगी कि जो 1% एक्सपोर्ट पे टैक्स कटता था, हाँ, उसके साथ 1% और इन्होंने ऐड कर दिया। अच्छा, हाँ, अब जो विदहोल्डिंग होनी है ना एक्सपोर्ट पे, हाँ, वो 2% होनी है। नहीं तो वो नॉर्मल रजीम में, नहीं नॉर्मल रजीम में तो आ ही गया है, हाँ, लेकिन विदहोल्डिंग जो है पहले 1% है, उसके बाद उन्होंने विदहोल्डिंग का मतलब एडवांस टैक्स की बात। हाँ, एडवांस टैक्स ही होती है, एडजस्टेबल है। पहले 1% थी, उसके बाद उन्होंने एक नई क्लास ऐड की इस बजट में
कि 1% और होगा। एक्सपोर्टर को अब डबल विद होल्डिंग देना होगा, यानी 2% उसकी विद होल्डिंग होगी। हाँ। और उसके बाद फिर वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा नॉर्मल रजीम में। हाँ। और ये 2% उसका एडजस्टेबल होगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर उसके अलावा कुछ उसको देना पड़ा तो देना पड़े होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, हाँ, कि ये बड़े लोग कई सालों से कह रहे थे कि जनाब कंपनियों पे टैक्स 29% है प्लस सुपर टैक्स है। हाँ। और इंडिविजुअल एओपी पे मैक्सिमम टैक्स 35%। हाँ। अब इन्होंने उस 35 को तो कर दिया 45, ठीक है। 35 को मैक्सिमम टैक्स एओपी और इंडिविजुअल, जिस तरह सैलरी 35 हो गया, जिस तरह सैलरी पे 35 है ना, इस तरह नॉन सैलरी पे 45 है। अब ये नहीं किसी ने सोचा कि अगर किसी इंडिविजुअल या एओपी की इनकम 500 मिलियन से ज्यादा है, हाँ, तो उस पे सुपर टैक्स भी लगना है 10%। अच्छा, उसके ऊपर सुपर तो टैक्स वो, है? हाँ, वो आपका जो टैक्स पेयर है वो 45 की बजाय 55 पे चला गया है, 55 पे चला गया। अब उसका क्या करना है? तो ये मुझे लगता है कि इस पे बात होगी और लोग इस पे कुछ एहतजाज करेंगे। ये पंजाब के जो बजट की बात है मियां साहब, 1000 अरब रुपए की ज़राअत की इनकम इंजेक्ट होती है हर साल ब्लैक इकोनॉमी में। अच्छा, यानी 1000 अरब रुपया, 1000 बिलियन जो है वो उधर लोगों का पार्क हुआ हुआ है एग्रीकल्चर में। हर साल इंजेक्ट होता है ना, आपकी मार्केट में आता है ना, ब्लैक मनी आ जाती है। वो आपने सुन ही लिया है, ज़राअत पे टैक्स नहीं लेना। वो जो 1000 अरब रुपया आपकी इनकम है सालाना, उसका क्या करना है? उसके ऊपर तो, क्योंकि वो असम्बलियों में बैठे हैं खुद, वो कहते हैं जी ये तो टैक्स हम बड़ी मुश्किल से ज़राअत पैदा करते हैं, कपास पैदा की है, गंदम पैदा की है, हमारे पास टैक्स की बात ना करना। सही बात है मियां साहब आपकी। अब 1000 अरब रुपया बगैर किसी बात के हर दफा इंजेक्ट हो रहा है। अगर आपने सिस्टम ठीक करना है तो हमें जैसे 4 लाख ज़राअत पे पूरा टैक्स वसूल करें। नहीं, हम अगर चेक विड्रॉल कराते हैं तो आप हमें कहते हैं जी हम अगर प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है तो हमारी एक लिमिट उन्होंने बनाई जी, इतने से ज़्यादा चेक काटना है। तो अब बताइए किस रीज़न क्या है? अब एक ज़मींदार सिर्फ जितना मर्जी जो मर्जी करे, वो कहता है मेरी मेरे 3 मरबे ज़मीन है और मेरी वहाँ से इनकम आई है, बस बात खत्म। अच्छा, वो दोबारा दूसरी तरफ जाके कह रहा है जी मेरी गंदम नहीं बिक रही, मेरी रुई नहीं बिक रही, मुझे नुकसान हो गया। 1000 अरब रुपए के ऊपर कोई सोच ही नहीं रहा कि भाई ये 1000 अरब सालाना इंजेक्ट हो रहा है ब्लैक इकोनॉमी में, इसका क्या ये क्या करना? मैं आपको इसकी एग्रीकल्चर इनकम का एक दूसरा पहलू बताता हूँ। मान लिया कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं वो ज़रूरी टैक्स नहीं देते क्योंकि वो फाइलर नहीं है। एक तो आप करते हैं टैक्स किसी की इनकम को, दूसरा आप एक्सपेंडिचर को भी टैक्स कर सकते हैं। वो जिसने पैसे कमाए हैं एग्रीकल्चरिस्ट ने, उसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसने गाड़ियाँ ख़रीदनी है, वो अगर नॉन फाइलर रहेगा तो उधर से पकड़ा जाएगा। गाड़ियों पे जो पहले रजिस्ट्रेशन पे आपके सीसी के हिसाब से रेट था, अब वो उन्होंने प्राइस के हिसाब से कर दिया है। अब देखें कि जो गाड़ी 3000 सीसी प्लस है, चलो उसको ले लें, वो मैक्सिमम है, लेकिन मुसा भाई उस पे 12% है। गाड़ी तो कभी कभी लेनी है। देखें ना, 3 करोड़ कभी कभी खरीदे आप, 3 करोड़ की गाड़ी पे 36 लाख रुपया टैक्स आप देखे जाएंगे। दे देगा, कोई मसला नहीं उसका। उसकी तो देखे 20,000 पाकिस्तान के बड़े फ्यूडल्स की जीडीपी में 1000 अरब की इनकम है, तो वो दे देगा। 1000 बिलियन में से क्या होता है? अब मुनासिब गाड़ी 1 करोड़ से कम नहीं है, ठीक है। वो भी अगर गाड़ी 2000 पकड़ने का कोई तरीका है कि एग्रीकल्चर के अलावा भी अगर पकड़ना हो तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ही पकड़ेंगे ना उसको। वो तो चीज़ खरीदेगा तब पकड़ा जाएगा। और क्या करना उसने, वैसे पकड़े ना उसको किधर पैसे की। हाँ, देखो ना, पैसे जो है बंदा सैलरी पर्सन दे रहे हो तो ये भी तो नहीं। बंदा क्या करता है पैसों का? गाड़ी खरीदेगा, कोई जगह खरीदेगा। अच्छा देखें, बैंक में वो कहता है एग्रीकल्चर। देखिए, हम कहते हैं कि जीडीपी में उसका हिस्सा 24% है। ओ भाई, आप 50 एकड़ से ज़्यादा जिनकी लैंड होल्डिंग है उनकी इंफॉर्मेशन मुश्किल है उसको ढूंढना या तैयार करना? कुछ भी नहीं मुश्किल। वो कितने लोग होंगे? चंद हजार, सारे असेंबली में बैठे हैं ना, चंद हजार होंगे, 4000 है। हाँ, वो उनको नोटिस दें जी। आप रिटर्न फाइल कराएं। मुस्तफा साहब का शुक्रिया, मियां मोहम्मद अली साहब आपका शुक्रिया, मियां अफजल शाद साहब आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रहे। आपने नाज़रीन हमारों की गुफ्तगू सुनी। आज आके बात वहीं पे ख़त्म होती है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को तो FBR के ज़रिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने बजट में काफ़ी टैक्सेशन दी है। सैलरीड इनकम वालों को
भी बड़ा एक धचका लगाया है। लेकिन सूबाई बजट्स में जो पंजाब का पहला बजट आया उसके अंदर जो बड़ा एक सेक्टर था एग्रीकल्चर, जो इन्हीं के ज़ुम्मे है, सूबों के ज़ुम्मे, उनको कुछ नहीं कहा गया। वहाँ से इनकम का कोई इजाफे का कोई इकदाम नहीं किया गया। आज पंजाब के बजट में देखते हैं कि बाकी सूबाई हुकूमतें इस सिलसिले में क्या करती है। KP का बजट भी आ चुका है, वहाँ भी कुछ नहीं था, और सिंध बलूचिस्तान रह गए हैं, वहाँ पे फ्यूडल्स हैं भी ज़्यादा। तो शायद वहाँ पे भी मुझे कोई तवक्को नहीं है कि असम्बलियाँ भरी हों ज़िम्मेदारों से और उनके ऊपर कोई टैक्स वसूल करने का नाम ले। ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि कभी ऐसा मौका है कि पाकिस्तान का हर शहरी, हर वो शख्स जो टैक्स देने के काबिल है, वो अपने हिस्से का पूरा टैक्स दे और गरीब के कंधों पे लदी वो दुखों की गठरी का बोझ कम हो सके। आपका बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में हम दोबारा हाज़िर होंगे। जुल्फ़िकार अली को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।